Hi friends, I am back again with another new part of the lesson chemical reactions and equations. तो अगर आपको याद होगा कल हमने इस लेसन को शुरू किया था, तो यहाँ हमने इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है। तो ये जानने से पहले थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या था। इफ़ यू रिमेंबर कि जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस ही निकल के आता है। तो हमने उसका डेफिनेशन लिखा था कि व्हेन more than one reactant combines together and forms a new substance that is called product. ये दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बन के सामने आएगा। अगर आपको याद होगा तो थोड़ा फंबलिंग हो रहा है मेरे से, बट कोई बात नहीं, करते करते एक्सपर्ट बन जाएंगे इस चीज़ में। उसके बाद हमने जाना था कि वर्ड इक्वेशन को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, और फिर बैलेंसिंग भी हमने सीखा था विद द हेल्प ऑफ अ बॉक्स, जहाँ पे हमने एलिमेंट्स के नंबर अलग से लिखे थे और फिर LHS और RHS को अलग तरीके से लिखा था। तो उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। तो हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने हो रहा है तो किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहला जो तरीका है दैट इज चेंज ऑफ कलर। सो इफ एनी रिएक्शन इज गोइंग अराउंड यू कैन ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबोरेटरी में हो, आपके डेमोस्ट्रेटर या आपके टीचर जो भी आपका लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट आपसे करवाते हैं और आपसे बोलते हैं कि उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, आपने क्या देखा। तो सबसे पहले आप कलर को ही देखोगे ऑब्वियसली। तो कलर आपका हो गया, ठीक है, कलर आपका हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ हीट सामने से निकल के आ रही है कि नहीं वो आप देखते हो। और फिर टेम्परेचर चेंज, और अगर टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। यानी टू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन दिस फॉलोइंग थिंग्स मस्ट हैपन, दैट इज चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। फिर इसके बाद अपन चलेंगे आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही हो, बट हम अभी के लिए एक ही को पकड़ के चलेंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उसे अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर देन टू reactants combine to form a single product या more than single product, then it is classified as combination reaction. इसका skeletal reaction मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, A plus B tends to C plus D, A plus B gives C plus D, यानी A और B आपस में कोई रिएक्टेंट है जिन्होंने कंबाइन किया है। कंबाइन करने के बाद इन्होंने C और D नाम का कोई प्रोडक्ट बनाया है। अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का, हाँ ये वही हाइड्रोजन और क्लोरीन है जिसका रिएक्शन हमने कल किया था। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल करते वक्त इसको बैलेंस करो, बट आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, बट इफ़ पॉसिबल आप बैलेंस करके चलो, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब आप ये चीज़ करके चलते हो ना तो आपकी बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो फिर आप करो चाहे ना करो, कोई आपको बोलने वाला होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर बोलता है कि बैलेंस करना है तब आपको डेफिनेटली बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। तो H2 plus Cl2 gives 2 HCl। इसके बाद आप देखोगे N2 plus 3H2 gives 2 NH3। दो रिएक्टेंट दैट इज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी हम इसको रेफर करते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि टेक्निकली अगर हम बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ हीट, ठीक है, एनर्जी के रिलीज के बेसिस के ऊपर दो टाइप में इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। दैट इज वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अनदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब हो गया इवोल्यूशन ऑफ हीट, एंडो का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, नॉट एग्जैक्टली इवोल्यूशन ऑफ हीट। एक्सो का मतलब हो गया इवोल्यूशन, एंडो का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होता है। मैंने थोड़ी देर पहले अभी बोला था एनर्जी के बारे में, हीट एक तरह का एनर्जी ही होता है, याद रखिएगा। हीट क्या होता है? एक तरह का एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे हीट लिया है इंस्टेड ऑफ एनर्जी। आप चाहो तो हीट मिटा के इसे एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है। रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, एग्जाम्पल CaO plus H2O गिव CaOH होल 2, ठीक है। क्विक लाइम का जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा स्लेक लाइम। ये रिएक्शन इतना विगरस होता है, ठीक है, ये रिएक्शन इतना विगरस होता है कि इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, ठीक है। ये इसका नाम है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अ बेस टेक्निकली, ठीक है। आगे हम देखेंगे एसिड बेस क्या है। अब एक बात याद रखिएगा, इसका भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। कल मैंने आपसे बोला था कि CaO इज ऑल्सो नोन एज डैश, और उसका आंसर बताया था मैंने क्विक लाइन। तो आप चाहो तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ, पुट करता हूँ, आप नोट कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। CaOH2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। ये भी MCQ में काफी बार पूछा गया है, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार ये पूछा जाता है, ठीक है। CBSE एग्जाम में भी पूछा जाता है। हालांकि स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में MCQ की मात्रा को बढ़ा दिया गया है, तो हम उसी के हिसाब से देख रहे हैं आगे। इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शंस वो रिएक्शंस हो गई है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। अब इसका टेक्निकल एग्जांपल समझने के लिए आपको इतना समझना है, हम खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो चावल और रोटी खाते तो मीट वगैरह भी है ना। तो हम मीट वगैरह को नहीं पकड़ रहे, ठीक है, हम खाते हैं। फिलहाल सावन का महीना चल रहा है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मीट एंड ऑल, ठीक है, आखिरी मंडे है आई गेस, नॉट टू बी रिलीजियस्टिक एंड ऑल। हम यहाँ पे बात करेंगे हम रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो चावल और रोटी क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में जाता है तो ये टूटता है, किसमें टूटता है बेटा, ग्लूकोज में टूटता है। ये ग्लूकोज कौन एब्जॉर्ब करता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है। ब्लड इसको एब्जॉर्ब करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक तरह का यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड हो गया। तो जब एनर्जी प्रोवाइड हो गया, इसका मतलब क्या, कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। मैं आराम से यहाँ से हट जा रहा हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टेक्निकली होता क्या है, अगर आप देखोगे तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इसका मैंने स्केलेटल रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। अगर आप देखोगे ए कोई रिएक्टेंट है, अपन ने मान लिया कि ए इज अ रिएक्टेंट, ए टूटा और टूट के क्या बना रहा है, बी प्लस सी, मतलब बी और सी कोई रैंडम प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये स्केलेटल रिएक्शन होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, आप चाहो तो याद कर सकते हो। इतना बड़ा टेक्निकल डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होता है, आपका स्कूल से, आपके स्कूल से वगैरह से जो भी मिल रहा है, अगर आपको याद नहीं होता तो वन लाइनर डेफिनेशन आप इसको आराम से याद कर सकते हो। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म और प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट्स, तो इसको अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे 2FeSO4, ठीक है। ये ब्रैकेट में S वगैरह जो लगा रहता है ना, इसका भी एक मीनिंग होता है। ये ब्रैकेट में S का मतलब है सॉलिड, देखिए। फिर ये बना रहा है क्या, इसको हमने हीट करा, इस रिएक्टेंट को हमने हीट करा, हीट करते हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, Fe2O3 जो भी सॉलिड है, प्लस SO2 ये गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। G का मतलब गैस, प्लस SO3 ये अनदर गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, जहाँ पे हमने फिर से ब्रैकेट में G लगा दिया है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से, इस तरह के रिएक्शंस को हम हीट के थ्रू से कैरी आउट कर रहे हैं फॉरवर्ड। अगला एक और रिएक्शन है दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो ऑलरेडी हमने ये कल रिएक्शन किया था अगर आपको याद होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन को, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने हीटिंग के थ्रू से कैरी आउट किया है। क्या करा है हमने इस रिएक्टेंट को हीट किया है, जिसकी वजह से ये दो प्रोडक्ट में टूट गया है। तो ऐसे तरह के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ना, जिनको अपन हीट करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसीलिए मैंने जगह छोड़ा था, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको। इसका सिंपल डेफिनेशन है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम हीट करके कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, ठीक है। कभी कभार सवाल पूछ लेता है इससे डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ, तो आप याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आता है कभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट का इस्तेमाल करके, कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लाइट का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सके। जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया है AgCl। अब इस रिएक्टेंट पे जैसे ही लाइट आपने डाला, ये बिखर गया दो टुकड़ों में, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया।
तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जिसके सॉरी टू से ऐसे रिएक्शन जिसमें जिसको तोड़ा जा रहा है लाइट के थ्रू से ना, सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, सच रिएक्शंस व्हिच आर बीन ब्रोकन डाउन इनटू प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग लाइट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोलाइटिक रिएक्शंस. व्हाई फोटोलाइटिक रिएक्शंस? बिकॉज फोटो का मतलब क्या है? लाइट. लाइट इज बीइंग इन्वॉल्व. ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है. और ऐसे रिएक्शंस कहाँ यूज होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है. या आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय यूजिंग लाइट. ठीक है, आराम से याद रखिएगा इस चीज को, बिकॉज क्वेश्चन इसमें से बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है बोर्ड में. ओके, थर्ड रिएक्शन में आ गए हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहता है कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने स्टेट से डिस्प्लेस करे, ठीक है ना, अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस करे, तो उसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है Zn plus H2S gives ZnS plus H2. उसके बाद आपका है Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? जिंक जो है वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ आके क्या कर रहा है? इसको हटा रहा है और ये यहाँ पे चला जा रहा है हाइड्रोजन यहाँ से, जिससे जिंक यहाँ पे अपनी जगह बना रहा है. उसी तरह जिंक यहाँ पर क्या कर रहा है? कॉपर को हटा रहा है और फिर जिंक अपनी जगह यहाँ बना रहा है और कॉपर यहाँ पे आराम से निकल के जा रहा है. इसका मतलब क्या पता चल रहा है? जिंक जो है कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है और इस केस में जिंक जो है हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है. तो कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई कोई रिएक्शन दिया गया है जिस रिएक्शन में जिंक और कॉपर सल्फेट का क्या कहते हैं कि मिक्सचर लिया गया है या रिएक्ट करवाया गया है. इसमें थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि कॉपर अपने कंपाउंड को छोड़ के दूसरे जगह जा रहा है या अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है. क्यों? तो आपको यहाँ पे सिंपल जवाब लिखना है कि जिंक जो है वो कॉपर के मुकाबले क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है. समझ में आ गई बात? जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है. दैट्स ऑल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके ठीक बाद जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है सॉरी नॉट होता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चों? टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस. अब आयंस का एक्सचेंज हो रहा है किसके किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में. आप ध्यान से देखोगे इस एग्जांपल को, AgNO3 प्लस NaCl. अब Ag और क्या बोलते हैं कि Ag और Cl के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, सिल्वर और क्लोरीन के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है और बनता है AgCl है. उसी तरह NO3 और Na के बीच में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है और बनता है NaNO3. ठीक है, इसके बाद मैंने नोट बना के यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब है किसी रिएक्शन में जैसे इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, सॉरी उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. इसी प्रेसिपिटेट से आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही आता है. ये कहता है कि व्हेन सच इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जैसे कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान अगर बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में और एग्जाम्पल भी कभी कभार आ जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा. हाफ ईयरली के लिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट लगता है, इनमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट क्वेश्चंस ऑन माय कमेंट सेक्शन. मैं ट्राई करूंगा उन चीज़ों को सॉल्व करके या वीडियो सॉल्यूशन बना के पोस्ट करने का. आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं ऐसे वीडियोस फ्यूचर में और बनाऊं. ठीक है, एनीवेज इसके आगे हम अभी चलेंगे. मैं थैंक यू बोल के भाग नहीं रहा हूँ. ठीक है.